तो आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन हम लोग को मेनली पढ़ना है मैथमेटिक्स में, और वो भी स्टैंडर्ड 12 में। लेकिन इसका ज़रूरत फिजिक्स में एवरीवेयर पड़ेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम काइनेमैटिक्स। फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो सही से बोला जाए तो काइनेमैटिक्स है। उसके पहले जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब मैथमेटिकल टूल्स है। मतलब फिजिक्स पढ़ने के लिए वो सब पढ़ना होता है, बस ये चीज़ है। तो काइनेमैटिक्स जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें हमें इंटीग्रेशन की ज़रूरत होगी, ठीक है। उसके बाद भी लॉज ऑफ मोशन हो जाए या फिर कोई भी चैप्टर हो जाए, वी हैव टू यूज इंटीग्रेशन। एंड अनलकली इन मैथमेटिक्स वी हैव टू स्टडी इंटीग्रेशन इन स्टैंडर्ड 12। और वो भी इंटीग्रेशन हम लोग लगभग 3 महीने पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन हम लोग लगभग 3 मंथ्स पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन फिजिक्स के लिए हम लोग 2 से 3 दिन में ओवर कर देंगे, उतना काफ़ी होगा, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट इंटीग्रेशन, ठीक है। मान लो कुछ इस तरह से दिया रहे कि y इज डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। y इज डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अगर तुम्हें z दे दे इन टर्म्स ऑफ x, जैसे मान लो कि z दे दिया x² + 3, ठीक है। या बेस्ट हम ऐसा बोल सकते हैं कि z दे दिया x² + एक कांस्टेंट, ठीक है। और तुमसे बोला कि dz/dx क्या होगा, तो आंसर क्या होगा? 2x होगा, 2x होगा, ठीक है। तो हम ऐसा बोलेंगे कि z का डेरिवेटिव x के साथ 2x है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन उल्टा पूछ रहे हैं। सपोज dz/dx पता है और तुम्हें z बताना है। dz/dx पता है और तुम्हें z बताना है, तो क्या करेंगे? तो आंसर इज इंटीग्रेशन। आंसर इज इंटीग्रेशन, ठीक है। तो y z का डेरिवेटिव है x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और तुमसे बोल दिया कि z क्या होगा, ठीक है। तो हम बोले कि z जो होगा y का इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। हम ये बोलेंगे कि z इज इंटीग्रल ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। दिस साइन इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अगर हम y को x के साथ इंटीग्रेट कर लें तो वी विल गेट z, ठीक है। तो इस वाले एग्जाम्पल में dz/dx है 2x, ठीक है। और तुमसे बोले कि z क्या होगा, तो ऑब्वियसली z होगा x² + कांस्टेंट। तो ये जो z है एक्चुअल में कुछ इस तरह से है, ये 2x ds का इंटीग्रेशन है। ये जो z है वो क्या है? 2x का इंटीग्रेशन है विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस होते हैं। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस होते हैं, ठीक है। जैसे अगर तुमसे पूछा जाए कि साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? cos x, ठीक है। तो अगर हम तुमसे पूछ दें कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आंसर होगा sin x प्लस एक कांस्टेंट, ठीक है। समझो पहले इस चीज को जो हम बोलना चाहें। तुम जानते हो कि sin x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में क्या होता है? cos x, ठीक है। तो तुमसे बोल दे कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा x के रेस्पेक्ट में, तो आंसर होगा sin x प्लस एक कांस्टेंट। अब तुम क्वेश्चन तुरंत एराइज करोगे कि सर sin x का डेरिवेटिव cos x है, तो cos x का इंटीग्रेशन तो sin x होना चाहिए ना, आप यहाँ पे एक कांस्टेंट क्यों लिख रहे हैं? तो तुमसे ये क्वेश्चन करेंगे कि क्या सिर्फ sin x का डेरिवेटिव cos x होता है कि sin x प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव cos x होता है? बोलो।
साइन एक्स प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है, ठीक है। तो साइन एक्स प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, ठीक है। तो इससे हम बोलेंगे कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर z का डेरिवेटिव s के रिस्पेक्ट में y है तो y का इंटीग्रेशन s के रिस्पेक्ट में z होगा, लेकिन यहां पे एक और चीज लिखते हैं, प्लस c भी लिखते हैं, ठीक है। वेयर c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। c क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि जैसे तुमसे ये पूछें कि साइन एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, ठीक है। तो सी तो यहाँ कुछ भी हो सकता है ना, सी कैन बी 1, सी कैन बी 2, सी कैन बी 3, सी कैन बी 0, ठीक है। तो सी का एक फिक्स वैल्यू नहीं है लेकिन वो कांस्टेंट है। सी का फिक्स वैल्यू नहीं है लेकिन वो कांस्टेंट है। तो इस तरह के कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। कुछ फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, ठीक है। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला ये है कि इंटीग्रल x रेज टू पावर ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x, इसके लिए फॉर्मूला होता है x रेज टू पावर ऑफ n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, लेकिन यहां पे n माइनस 1 नहीं होना चाहिए, n माइनस 1 नहीं होना चाहिए। अगर n माइनस 1 हो जाए तो डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, और डिनोमिनेटर में 0 अगर आ जाए तो नॉट डिफाइंड हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रल x रेज टू पावर ऑफ n dx इक्वल टू x रेज टू पावर ऑफ n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट एंड n शुड नॉट इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला ऐसा है कि अगर n का वैल्यू माइनस 1 हो जाए, अगर n का वैल्यू माइनस 1 हो जाए तो ये फॉर्मूला नीचे लेंगे, ठीक है। लेकिन लेफ्ट साइड में x का पावर माइनस 1 हो जाएगा, और इसका पावर माइनस 1 होता क्या है? 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स। तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x के लिए फॉर्मूला होता है ln x प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। और इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। अगर तुमसे ये पूछा जाए कि ln x का डेरिवेटिव क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू x, ln x का डेरिवेटिव तो 1/x होता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि 1/x का इंटीग्रल होगा ln x, ठीक है। लेकिन अगर इसको प्रॉपर टाइप मैथमेटिक्स में पढ़ा जाए, प्रॉपर टाइप मैथमेटिक्स में पढ़ा जाए तो यहाँ पे लॉन मॉड x होते हैं, यहाँ पे क्या होता है? ln मॉड x होते हैं, ठीक है। तो अभी हम फिजिक्स के लिए पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम मॉड नहीं लगा रहे हैं, मॉड नहीं लगा रहे हैं तो इसमें हम कंडीशन पुट कर रहे हैं x ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो जनरली फिजिक्स में x ग्रेटर देन 0 रहेगा, ठीक है। फिजिक्स में बात कर रहे हैं, मैथमेटिक्स में सारा कुछ रहेगा, मैथमेटिक्स में सारा कुछ रहेगा तो वहाँ पे ln mod x रहेगा, ठीक है। तो ज़्यादा कंफ्यूज मत करो, बस तुम ये याद रखो कि इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू ln x प्लस कॉन्स्टेंट, फिजिक्स में इससे काम हो जाएगा, ठीक है। नंबर 3, अगर ऐसा फॉर्मूला दिया रहे इंटीग्रल dx, इंटीग्रल dx, ठीक है, आगे कुछ भी नहीं है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है x प्लस कांस्टेंट, ठीक है। अब हम इन तीन फॉर्मूला का एप्लीकेशन बताने जा रहे हैं, इसको बढ़िया समझना। एग्जाम्पल 1, सपोज तुमसे ये बोल दिया कि इंटीग्रेट x रेज टू पावर ऑफ 7 प्लस x रेज टू पावर ऑफ 5 प्लस x रेज टू पावर ऑफ 3 मतलब एक्स क्यूब प्लस x प्लस 1 अपॉन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बोला, ठीक है। इसमें टोटल कितना टर्म्स है? 5 टर्म्स है। 5 में 4 टर्म्स का फॉर्म s का पावर n है, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा s रेज टू पावर ऑफ n अपॉन x रेज टू पावर ऑफ n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो अगर तुमसे ये पूछें कि x रेज टू पावर ऑफ 7 का इंटीग्रेशन क्या होगा तो तुम्हारा आंसर क्या होगा?
एक्स रेज टू पावर ऑफ 7 + 1 अपॉन 7 + 1, ठीक है, क्योंकि इस पे फिट हो रहा है। इसके बाद अगर तुमसे ये पूछ दे कि एक्स रेज टू पावर ऑफ 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो एक्स रेज टू पावर ऑफ 5 + 1 अपॉन 5 + 1। उसी तरह से एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो एक्स रेज टू पावर ऑफ 3 + 1 अपॉन 3 + 1, ठीक है। और यहाँ पे एक्स है, एक्स मतलब एक्स रेज टू पावर ऑफ 1 है, ठीक है। तो एक्स रेज टू पावर ऑफ 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स रेज टू पावर ऑफ 1 + 1 अपॉन 1 + 1, और लास्ट में 1 अपॉन एक्स है। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, ln x, ठीक है। तो ln x, अब इतना ही लिखिए, हम नहीं छोड़ेंगे। लास्ट में सबके लिए एक सिंगल सी लिखेंगे, ठीक है। अब तुम क्वेश्चन राइज कर सकते हो, सर इसके लिए भी एक सी होना चाहिए, इसके लिए भी सी होना चाहिए, इसके लिए भी सी होना चाहिए। सी क्या है, कांस्टेंट्स है। तो मान लो एक कांस्टेंट 1 है, दूसरा कांस्टेंट 2 है, तीसरा कांस्टेंट 3 है, चौथा कांस्टेंट 4 है, इस तरह से बहुत सारा कांस्टेंट है। तो सबका सम कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा, कांस्टेंट। तो अलग अलग कांस्टेंट क्यों लिखेंगे भाई, एक सिंगल कांस्टेंट लिखेंगे, ठीक है। इसमें हम बस एक सिंगल कांस्टेंट ही लिखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको लिख सकते हैं एक्स रेज टू पावर ऑफ 8 अपॉन 8 प्लस एक्स रेज टू पावर ऑफ 6 अपॉन 6 प्लस एक्स रेज टू पावर ऑफ 4 अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ln x प्लस कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल ऐसा दिया हुआ कि इंटीग्रल 3x² प्लस 4x प्लस 3 dx, ठीक है। इसमें टोटल 3 टर्म्स है। 3 टर्म में पहला टर्म है 3x²। 3x² में 3 कांस्टेंट है और x² वेरिएबल है। अगर कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों हो तो कांस्टेंट को बाहर कर देना चाहिए और वेरिएबल को इंटीग्रेशन के अंदर लिखना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से दूसरा टर्म है 4x। तो 4x में 4 बाहर कर दिए और अंदर लिख दिए x dx, ठीक है। और तीसरा टर्म है 3dx। 3dx में 3 बाहर कर दो, अंदर लिख दो dx, ठीक है। मतलब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई इंटीग्रेशन दिया रहे तो उसको अलग अलग इंटीग्रेशन में सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। और जब अलग अलग इंटीग्रेशन में सेपरेट कर रहे हैं तो कांस्टेंट बाहर निकाल दो, वेरिएबल अंदर में रखो, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो फर्स्ट इंटीग्रेशन पे फोकस करते हैं। पहला इंटीग्रेशन में 3 तो बाहर निकला हुआ है, तो 3 को 3 लिख दो और x² का इंटीग्रेशन करना है x के साथ में। तो इसका फॉर्म है इसका पावर n, और इसका पावर n का इंटीग्रेशन होता है इसका पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। इसके बाद सेकेंड इंटीग्रेशन पे फोकस करो। इसमें 4 कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन के अंदर है x dx। अगर सिर्फ x dx है मतलब इसका पावर 1 है और ये फिट हो रहा है इसका पावर n पे, तो इंटीग्रेशन होगा इसका पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। और लास्ट जो इंटीग्रल है उसमें 3 और इंटीग्रल dx है। तो 3 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रल dx हम कुछ बताए हैं। क्या बताए हैं, इंटीग्रल dx क्या होते हैं, x होते हैं। सिर्फ इंटीग्रल dx है, ठीक है। तो यहाँ पे x लिख दी और लास्ट में एक सिंगल कांस्टेंट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 3 × x³ अपॉन 3 प्लस 4 × x² अपॉन 2 प्लस 3x प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो अल्टीमेटली मिलेगा x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस कांस्टेंट। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। इंटीग्रल 2√x प्लस 1 अपॉन x² प्लस 4 अपॉन x³ प्लस 2
dx। अच्छा, सब प्लस होना जरूरी नहीं है, माइनस भी हो सकता है। चलो एक दो जगह माइनस कर देते हैं। तो इस इंटीग्रल में भी 4 टर्म है। फर्स्ट टर्म है 2√x, तो 2√x में 2 बाहर कर दिए, अंदर में बचा √x dx। √x को हम लोग लिख सकते हैं इसका पावर 1/2, ठीक है। तो √x को लिख दिए s का पावर 1/2 और dx dx। सेकेंड टर्म है 1/x², ठीक है। 1/x² को क्या हम लोग लिख सकते हैं, s⁻² और dx dx से, ठीक है। थर्ड टर्म है -4/x³ -4 बाहर कर दो, और 1/x³ को हम लोग लिख सकते हैं x⁻³ साथ में dx होगा। लास्ट टर्म है -2, तो -2 बाहर किए और अंदर में dx लिखना है। इसमें किसको किसको दिक्कत है? तानिया तुम बताओ, दिक्कत है कहीं पे? नो सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब नेक्स्ट 2, इसका फॉर्म है इसका पावर n। तो अगर इसका पावर n हो तो हम लोग लिख सकते हैं इसका पावर n+1/n+1, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म में s का पावर -2 dx है। s का पावर -2 का फॉर्म है इसका पावर n, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, s का पावर n+1/n+1, ठीक है। फिर थर्ड टर्म भी उसी फॉर्म में है, तो इसको लिख सकते हैं इसका पावर -3+1/-3+1। और लास्ट टर्म का इंटीग्रेशन आप बताइए, लास्ट टर्म का इंटीग्रेशन सिर्फ आप बताइए। आवाज आ रही है आसिफ? प्रभात क्या होगा? राहुल क्या होगा? 2x + और लास्ट में c लिख देंगे, ठीक है। तो -2 dx है, तो ds का इंटीग्रेशन x होता है, तो -2x और लास्ट में c लिख देंगे। चलो बहुत अच्छी बात। अब इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो 2 × 1/2 + 1 होता है 3/2, 1/2 + 1 होता है 3/2, ठीक है। इसके बाद s का पावर -1/-1, फिर -4 s का पावर -2/-2, -2x प्लस कांस्टेंट। इंटीग्रेशन तो यहीं तक हो गया। अब तो हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, तो 4/3 x⁻³/2, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस, और x⁻1 को लिख सकते हैं 1/x, ठीक है। इस वाले में -2 से 4 -2 बार में चला जाएगा और आगे एक माइनस है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2, और इसका पावर -2 को लिख सकते हैं 1/x², और बाकी दो को तो ऐसे लिख दो -2x प्लस कांस्टेंट। तो दिस इज फाइनल आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ और फॉर्मूला लिख रहे हैं। नंबर 4, इंटीग्रल e⁻x विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो अनिमा तुम थोड़ा दिमाग लगा के बताओ तो ये इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए? x + c। e⁻x + c ही होगा, ठीक है, क्योंकि e का पावर x का डेरिवेटिव e का पावर x होता है, तो इसे e का पावर x का इंटीग्रल भी क्या होगा, e का पावर x ही होगा, ठीक है। नंबर 5, इंटीग्रल sin x, ये होता है -cos x। अब तुम बोलोगे -cos x क्यों हुआ, cos x क्यों नहीं हुआ? देखो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, -sin x, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते ना कि sin x का इंटीग्रेशन cos x होगा, sin x का इंटीग्रेशन तो -cos x होगा ना, ठीक है। तो यहाँ केयरफुल रहना है, डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला इंटीग्रेशन में और इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में मत यूज करना है। sin x का इंटीग्रल होता है -cos x। नंबर 6, cos x का इंटीग्रल होगा
साइन एक्स। ठीक है। नंबर 7, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा tan एक्स, क्योंकि tan एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है। नंबर 8, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होगा माइनस कॉट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। नंबर 9, सेक एक्स tan एक्स का इंटीग्रल होगा सेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। और नंबर 10, कॉसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रल होगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंटीग्रेट 4 साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स प्लस 3 ई रेज टू पावर ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है। तो इसमें 5 टर्म्स है। उसमें पहला टर्म है 4 साइन एक्स। 4 साइन एक्स में 4 तो कांस्टेंट है, और साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। ठीक है। फिर दूसरा टर्म है माइनस 2 कॉस एक्स। इसमें माइनस 2 तो कांस्टेंट है, और कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? साइन एक्स। तो माइनस 2 साइन एक्स हो गया। फिर तीसरा टर्म है 3 ई रेज टू पावर ऑफ एक्स। इसमें 3 तो कांस्टेंट है, और ई रेज टू पावर ऑफ एक्स का इंटीग्रल ई रेज टू पावर ऑफ एक्स होता है। ठीक है। चौथा टर्म है 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन एक्स के लिए फॉर्मूला है, क्या होता है फॉर्मूला? ln x। और लास्ट में जो इंटीग्रल बचा है तो कांस्टेंट है, इंटीग्रल dx क्या होगा? x। तो ओवरऑल 2x होगा। ठीक है, प्लस कांस्टेंट। अब इसको थोड़ा बढ़िया से लिख दो। ठीक है, तो बढ़िया से लिख दें तो इसको लिखते हैं माइनस 4 कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 3 ई रेज टू पावर ऑफ एक्स प्लस ln x प्लस 2x प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला पुट करो आराम से हो जाएगा। ठीक है सर, ln x को तो log x भी लिख सकते हैं ना? हाँ, ln x को log x भी लिख सकते हैं। मतलब ln x का मतलब क्या होता है? log x बेस e, उसको हम लोग log x भी लिख सकते हैं। यस। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि ln x को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? तो जरूर लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं एज पर एनसीईआरटी, और ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंटीग्रल 2 सेक x tan x माइनस 3 cosec x cot x प्लस 4 cosec स्क्वायर x माइनस 2 sec स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें सबसे पहला टर्म है 2 sec x tan x। तो 2 तो कांस्टेंट है, और sec x tan x का इंटीग्रल होता है sec x। ठीक है, तो जो लोग डेरिवेटिव पढ़े उन्हें तो याद हो गया होगा ये। sec x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec x tan x। तो sec x tan x का इंटीग्रल क्या होता है? sec x। ठीक है, उसके बाद सेकेंड टर्म में माइनस 3 कांस्टेंट है, और cosec x cot x का इंटीग्रेशन होगा माइनस cosec x। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, थर्ड टर्म में है 4 cosec स्क्वायर x। 4 तो कांस्टेंट है, और cosec स्क्वायर का इंटीग्रल होता है माइनस cot x। और फोर्थ टर्म है माइनस 2 sec स्क्वायर x। इसमें sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x। ठीक है, और लास्ट में एक कांस्टेंट, तो मिला 2 sec x माइनस माइनस प्लस 3 cosec x माइनस 4 cot x माइनस 2 tan x प्लस कांस्टेंट। ठीक है,
नेक्स्ट एक रूल बता रहे हैं। रूल कुछ इस तरह से है कि मान लो कि एफ एक्स का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है जी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, एफ एक्स का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है जी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। जैसे ऐसे समझो कि तुम्हें पता है कि कॉस एक्स का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ जो कॉस एक्स है वही है एफ एक्स, और यहाँ पे जो साइन एक्स है यही क्या है, जी एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स का इंटीग्रल जी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट अगर दिया रहे, देन इंटीग्रल एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी with respect to x is g of ax plus b upon a plus constant। देखो, अगर एफ एक्स का इंटीग्रल जी एक्स है और तुमसे बोल दिया कि एफ ऑफ एक्स प्लस बी का इंटीग्रल बताओ, ठीक है, तो क्या करना है कि राइट हैंड साइड में एक्स के जगह पे एक्स प्लस बी पुट कर लो, और जो एक्स का कॉफिशिएंट है उसे डिवाइड कर लो। एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या है, ए है, तो ए से डिवाइड कर लो। ठीक है, तो उससे तुम्हें मिल जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस बी का इंटीग्रल। जैसे एग्जाम्पल इधर देते हैं, तुम्हें पता है कि कॉस एक्स का इंटीग्रल होता है साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, तो तुमसे बोल दिया कि कॉस 2x प्लस 3 का इंटीग्रल बताओ। ठीक है, तो जब cos x था तो इंटीग्रल था sin x, तो जब cos 2x प्लस 3 हो गया तो इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x प्लस 3, और x का जो कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड कर लेंगे, तो इसका कॉफिशिएंट 2 है, उससे डिवाइड कर लेंगे और प्लस c लिख देंगे। समझ में आया अभिषेक, तुम्हें समझ में आया? यस सर। ठीक है, हाँ, लेकिन ये तभी एप्लीकेबल होगा जब ax प्लस बी होना चाहिए। ax प्लस बी बोलने का मतलब लीनियर होना चाहिए। ठीक है, ax प्लस बी को हम लीनियर बोलते हैं, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी को क्वाड्रेटिक बोलते हैं, उस तरह से ax प्लस बी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। ax प्लस बी लीनियर बोलने का मतलब ये हुआ कि x का पावर 1 होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके ये एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, और a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, b कैन बी 0, b 0 हो सकता है, लेकिन a शुड नॉट बी 0। चलो अब इस पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल देते हैं। इंटीग्रल e का पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो तुम्हें पता है कि इंटीग्रल e का पावर x क्या होते हैं, e का पावर x ही होते हैं। अगर तुमसे बोल दे कि e का पावर 2x माइनस 5 का इंटीग्रेशन बताओ विथ रिस्पेक्ट टू x, e to the power 2x minus 5 plus constant, e टू द पावर 2x माइनस 5 प्लस कॉन्स्टेंट। s का कॉन्स्टेंट क्या है, 2 2। 2 2 से कुछ होगा नहीं, by 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई हो 2 हो जाएगा। जाएगा, बाई 2 हो जाएगा, राइट। ठीक है, चलो तुम ही बताना मधु, अगर क्वेश्चन ऐसा दे दें e का पावर 2x dx, तब आंसर क्या होगा, e to the power 2x by 2 बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट। plus constant। ठीक है, चलो बहुत अच्छा, तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंटीग्रल साइन 3x प्लस 5 dx। चलो इसको 2 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो पहले तुम ये याद करो कि साइन x का इंटीग्रल क्या होता है, साइन x का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो साइन x का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x होता है माइनस कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे x के जगह पे है 3x प्लस 5। ठीक है, और आगे 2 से मल्टीप्लाइड भी है, आगे तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट आगे लिख दो। ठीक है, और साइन का इंटीग्रेशन में माइनस कॉस आएगा, और यहाँ पे x की जगह पे 3x प्लस 5 है, तो 3x प्लस 5 लिखो। फिर x का कॉफिशिएंट क्या है, 3 है, तो 3 से डिवाइड कर लो और प्लस कांस्टेंट। ठीक है,
तो अल्टीमेटली मिला -2 cos 3x + 5 अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट।